रेडियो ने आपको चुना या आपने रेडियो को चुना। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको 7 राष्ट्रपति और 11 प्रधानमंत्री उनसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का, उनका इंटरव्यू लेने का आपको मौका मिला। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 6 बार उनसे मिलना हुआ। तो मैंने फरिश्ते देखे तो नहीं, लेकिन शायद ऐसे ही होते होंगे। इट इज़ ऑलवेज कंटेम्पररी, नॉट टॉपिकल। कवि जो है ना वो बैठे बैठे कहाँ की यात्रा कर लेता है, दूसरों के मन तक पहुँच जाता है। आप दोनों एक दूसरे की कविता या कोई गजल बता सकते हैं जो आपको बहुत प्रिय होगा। इस बार जब भी धरती पे आना है कृष्ण जी, इस बार जब भी धरती पे आना है कृष्ण जी, 2 चक्र लेके आना भले बात। एक रोटी को चुराने की मुकर्रर है सजा, मुल्क जो लूट लो उसकी कोई खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते। हास्य कविता नहीं होती, उसकी जगह उसमें पुअड़ता है या चुटकुलेबाजी है, मस्खरेबाजी है। कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपका बहुत फेवरेट? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कुछ दर्द, कुछ ऐसे लम्हे जो जिंदगी में हमें कुछ सिखा जाते हैं? बहुत सारे, बहुत तरह के हैं। वो ऐसे कि आप कहीं ना कहीं वो मतलब कुछ और ही सोचने लग जाए, सुसाइड तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि बहराली। बातों बातों में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। निदा फाजली साहब ने क्या खूब कहा है, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी, निकल सको तो चलो। दोस्तों, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो उन कठिनाइयों को पार कर जाता है वही विजेता कहलाता है। आज हमारे स्टूडियो में 2 ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को बखूबी चैलेंज करके निभाया है, और क्या हीरे की तरह चमकते हुए सितारे की तरह वो आज हमारे सामने मौजूद हैं। दोस्तों, रेडियो की दुनिया में 35 साल डिप्टी डायरेक्टर जनरल की भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ साहित्यकार और कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, हमारे अपने डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आपका भी जी। साथ ही उनकी धर्मपत्नी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। साहित्य की दुनिया का चमकता सितारा ममता किरण जी आज हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद। आप दोनों एक प्रेरणा का स्रोत हैं हमारे लिए। मैं तो खुद स्वयं, मैंने जैसा कि कहा, 20-25 सालों से आपको लगातार देख रही हूँ साहित्य जगत में। जिस तरह का नाम आपने कमाया है वो काबिले तारीफ़ है। भुलाए नहीं भूलती आपकी गज़लें, आपके गीत, आपने हर विधा को छुआ है। और कहते हैं ना कि जैसे पेड़ की बहुत सी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों की तरह कविताओं की जो पंक्तियां हैं, जो बोल हैं, वो आपने ऐसे चुन चुन के एक माला की तरह एक दाने को पिरोया है, जो कानों में गूंजता है और वाह निकल जाती है। तो इसके लिए तो आपको बहुत साधुवाद और बहुत मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहती हूँ वाजपेयी जी कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? रेडियो ने आपको चुना या आपने रेडियो को चुना? नहीं, वो रेडियो को तो मैं नहीं चुना, क्योंकि वो जो 9 से 5, 10 से 5 वाला ऑफिस बैठने वाला काम, वो अपने बश का नहीं था जी। बेशक उसमें वो IAS भी था या कोई, मतलब जहाँ आम लोगों से जुड़ाव हो, बस सीधी सी बात ये। तो बस ये UPSC में भरा, उसमें सिलेक्शन हो गया तो रेडियो से जुड़ गया। फिर ज़िंदगी में रेडियो ही रहा, उसके बाकी सब तो साइड बाय साइड रहे। पूरा जीवन जो है फिर वो रेडियो के लिए समर्पित हो गया। जी। आपने MSc फिजिक्स से किया है? हाँ जी, बिल्कुल। और उसके बाद रेडियो से जो जुड़ाव था, क्या वो बचपन से था? क्योंकि पहले ज़माने में रेडियो सिर्फ एक रेडियो नहीं होता था। आजकल तो मोबाइल है, सब कुछ इसके अंदर। वो एक गैजेट नहीं था, वो एक परिवार का सदस्य का रूप निभाता था हमारे जीवन में। हाँ, तो वो ये सच बात है कि वो मतलब जब से वो हर घर में पहले रेडियो होता भी नहीं था। मैं जब मेरे ख्याल से 9th में पढ़ता था या ऐसे कोई, तब रेडियो आया था घर पे। तो और बाद में फिर छोटे ट्रांजिस्टर तो बाद में आए। तो ये तो सही है कि रेडियो से इतना लगाव था कि नहाने जाता तो रेडियो ट्रांजिस्टर छोटा साथ में जाता था आगे जाके। तब तो ये कि विविध भारती था, कानपुर में था मैं, तो विविध भारती सुनता था। और उसमें कहीं जहाँ संभव हुआ
चिट्ठियाँ लिखना, वो उस तरह से भागीदारी करने का भी कहीं ऑप्शन आता था। जी जी जी। तो कविता भेज दी तो उन्होंने सुना दी, तो ये सब रहता था। वो रेडियो से तो बहुत ज़्यादा लगाव था। मैं जानता था कि अनाउंसर बनते हैं उसमें तो जी। लेकिन ये हमारे एक विजय बनर्जी बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं लखनऊ के, उन्होंने ये वो रेडियो में ही थे, कानपुर में थे, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव का जो है वो निकलता है। तो मैंने अप्लाई किया तो सिलेक्शन हो गया। जी जी। बड़े कमाल की बात है कि सारी जिंदगी में भी अगर हम कोशिश करें तो एक भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मुलाकात का मौका हमें नहीं मिल पाता। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको 7 राष्ट्रपति और 11 प्रधानमंत्री उनसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का, उनका इंटरव्यू लेने का आपको मौका मिला। आपको सबसे ज़्यादा अच्छा अनुभव कब हुआ? कोई ऐसी याद है जो आज भी ताज़ा है? नहीं, बहुत सारी यादें हैं। वो इसलिए कि हमारे जो मतलब बहुत सारे संस्मरण, वो सारा कार्यक्रम आपको उसी में निकल जाएगा। लेकिन हाँ, ये सच है कि जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 6 बार उनसे मिलना हुआ। तो मैंने फरिश्ते देखे तो नहीं, लेकिन शायद ऐसे ही होते होंगे। कमाल। तो वो हाँ, उनसे मिलना किससे कहें। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इतने ये ऐसे सहज विनम्र आत्मीयता भरे लोग। ज्ञानी ज़ैल सिंह की बात करें, सब बहुत ही विद्वान भी, बहुत सहज सरल व्यक्तित्व वाले। तो उनसे बहुत कुछ ग्रहण किया। मतलब हम तो उनका वो अंश भी अगर उनका कोई आ जाए जीवन में तो बहुत कुछ अच्छा हो जाए। जी। और ऐसा लगता है कि इनकी छाया में ना हम जो सीख रहे हैं, जैसा आपने कहा, तो सीखते ही चले जाएं। हर इंसान में कोई एक अलग बात होती है जो हमारे दिल की गहराइयों को छू जाती है और लगता है कि आज मैंने इस इंसान से ये सीखा, ये शख्सियत बहुत कामयाब है और आज अगर मैं उनके साथ बैठा हूँ तो ये बहुत ही गर्व का अनुभव देती है। जी 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 जी। और उसी तरह प्रधानमंत्रियों को लेके ये है कि कुछ से सिर्फ मतलब ये हुआ कि 1 to 1 जैसे नमस्ते हो जाए, बड़ी बात है। इंदिरा जी से या राजीव जी उसी मंच पे थे जहाँ मैं वो आए थे, तो वो आकाशवाणी की तरफ से, वो आकाशवाणी की ही सारी देन है। लेकिन कुछ के साथ मंच साझा किया, जैसे अपने एक तो उनको मैं बहुत बुलाया, अटल जी को तो नेशनल चैनल पे जब था कोई बड़ा सा कार्य, जब भी कोई अवसर हो तो डिस्कशन में वो उनको हमेशा बुलाते। तो कभी वो हमेशा राजी, हमेशा रेडियो को बहुत, आकाशवाणी को बहुत प्यार करते थे। गुजराल साहब ने भी जहाँ फ़ोन किया वो तुरंत सहमत। तो उस तरह से बहुतों के साथ जो है मंच साझा किया। और कुछ के मतलब अपने वो, अब ये कि जैसे वो तरह तरह के जैसे राष्ट्र के नाम संदेश वगैरह हो, तो वो उस तरह से औपचारिक मुलाकातें वो भी होती रही। और तो VP सिंह साहब के साथ कविता का मंच साझा किया। तो इस तरह अलग अलग तरीके से मतलब सबसे मिलना जुलना हुआ है। जी। ममता जी समाचार विभाग AIR से जुड़ी रही हैं और इतना अच्छा साहित्य आप दोनों मिलकर लिखते हैं, बहुत ही कमाल की बात है। ऐसा होता है कि लिखते तो अलग अलग है लेकिन मिलकर मैं इसलिए कहूंगी कि कोई कभी ना कभी विचार तो आप जरूर शेयर करते होंगे। और मुझे लगता है कभी अगर कोई कविता रेडी हो गई है तो सबसे पहले श्रोता आप दोनों एक दूसरे के होते होंगे। और आपका अनुभव कैसा रहा? इतना कहते हैं ना कि सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है और पूरे परिवार को आप दोनों ने कैसे संभाला? ये तो दोनों ही तरफ से होता है कि यदि दोनों जो है वो एक दूसरे को साथ ना दें तो वो जो है ना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। आगे तभी बढ़ सकता है जब दोनों ही एक दूसरे का साथ दे रहे हों। जी। और कविता पाठ आप कब से कर रही हैं? मैं जो है बस आप ये समझ लो कि घर गृहस्थी में जब संभालने के बाद और बच्चे जब थोड़े से बड़े हो गए, उन जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हुई, जब मुझे लगा कि अब बच्चे अकेले रह सकते हैं, उनको थोड़ा छोड़ा जा सकता है, तब से मैं जो है वो कविता पाठ वगैरह के लिए जाने लगी। और बहुत अच्छा लिखती हैं। और मैं ये भी कहती हूँ कि ना केवल आप अच्छा लिखते हैं, आप दोनों को ना केवल अपने देश में सुना जाता है, विदेशों में सुना जाता है। आपके ऊपर रिसर्च होती है, उन्हें अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट किया जाता है, चाहे वो लंदन हो, पेरिस हो, आप कई जगह गए हैं। अपने देश का प्रतिनिधित्व करना बड़े ही गौरव की बात होती है। और साहित्य कहीं ना लुप्त होता जाएगा अगर हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। तो आप दोनों ने बहुत ही लगातार, मुझे नहीं लगता शायद कोई एक भी दिन ऐसा गया हो या तो कविता पढ़ी नहीं है या सुनी नहीं है ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये जो ऊपर वाले की कृपा है कि हम
जो है साहित्य से जुड़े हुए हैं। और वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं, या तो पढ़ते हैं या और लिखते हैं, या फिर कहीं बाहर कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ कविता सुनते सुनाते हैं। पूरा जीवन मुझे लगता है साहित्य को समर्पित कर दिया। अब वो सच है कि वो जिंदगी का हिस्सा है। बाकी लोग क्या कर, मतलब हमारे तो 24 घंटे कविता रहती है। और ये है कि कहीं ना कहीं मतलब दिमाग जो है देश और समाज में ही रहता है। वो कोई घटना घट जाए तो ज़रूर नहीं कि हर चीज़ कविता बन जाए, लेकिन वो जो संवेदना तो वहीं से आती है, वो कविता वहीं से आती है, उसका स्रोत वही है। तो यही होता है कि वो आम लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं कोई घटना, बच्चे वहाँ दीवार गिर गई, बच्चे मर गए, अब हमारे दिमाग में वही चल रहा है, दर्द। तो वो कई दफ़े वो सारी चीज़ें कविता में ढल के आती हैं, कभी किसी दूसरे लघु कथा में, किसी दूसरे फॉर्म में आती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि हमारा ध्यान 24 घंटे मतलब वो साहित्य में ही रहता है, सच्ची बात है। बिल्कुल, ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं या तो तुरंत वो मतलब व्यक्त हो जाती है, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ शब्दों के माध्यम से जो है ना उसको व्यक्त कर सकते हैं, या कभी कभी तुरंत ही व्यक्त हो जाती है और कभी वो कहीं दिल के कोने में जमा रहती हैं और फिर किसी और फॉर्म में निकलती हैं। तो कवि हृदय, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि न्यूज़पेपर उठाया, कुछ पढ़ा और दिमाग में एक कहानी चलने लगती है। कहीं न्यूज़ देख ली, कुछ किसी ने फ़ोन पर कह दिया, अच्छी बुरी खबर भी आपके मन में बहुत उथल पुथल ले आती है और फिर हमें लगता है कि हम इससे जुड़ गए हैं, क्योंकि कवि हृदय बहुत ही नरम होता है, बहुत भावनाओं से भरा पड़ा होता है, और वो भावनाओं को जो हम लिख देते हैं वो कविता का रूप ले लेती हैं और ऐसा लगता है कि समाज को अपनी बात, अपनी पीड़ा जाहिर कर दें। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कवि जो होते हैं ना, वो अपनी कविताएं सुन सुन के रो लेते हैं, डिटॉक्स हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, उनको कोई टेंशन डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि वो मंच पर अपनी तकलीफ निकाल देते हैं समाज के सामने। सही बात है जी। वो आप बिल्कुल सही करें। मैं इनको 2-3 दिन पहले की शायद बात हो जी, कि मतलब जो कविता लिखते हुए सचमुच आंसू आ गए तो वो फिर लगता है कि नहीं नहीं ये कविता बनी है। तो ठीक, आप जैसे कहते हैं ना कि अच्छा जो साहित्य है, वो कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है कि इट इज़ ऑलवेज कंटेम्पररी नॉट टॉपिकल। तो कुछ लोग हैं जो टॉपिक मतलब कुछ ही हुआ तो तुरंत कविता, वो भी कविता नहीं मानता मैं उसको, वो जल्दबाजी ठीक नहीं। लेकिन हाँ, कई दफ़े ऐसी चीज़ें जो समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, वो धीरे धीरे भीतर आपके वो चलती हैं, फिर वो किसी दूसरे रूप में कहीं ना कहीं वो निकल के उस तरह से आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क है। बिल्कुल, कहा भी जाता है कवि जो है ना वो बैठे बैठे कहाँ कहाँ की यात्रा कर लेता है, दूसरों के मन तक पहुँच जाता है, जहाँ कहीं कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो कि मतलब हमारे विपरीत जो है ना हमारी भावनाओं के और उसके, और जहाँ कहीं हमें लगता है कि बहुत अनुचित हो रहा है, तो वो कवि वहाँ जा कर के मन जो है वो उड़ जाता है, उसकी जो दर्द है उसको महसूस करता है और तभी उससे वो लिख पाता है। और जब हम रो लेते हैं, उस तरह से लिख लेते हैं, तो वाकई हम बिल्कुल उस व्यक्ति को जी लेते हैं अपने भीतर। एक मस्ती मजाक में बोला जाता है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वो कभी पहाड़ है, कभी वो बच्चा है, कभी वो बुजुर्ग है, कभी वो जवान है, कभी वो पत्ती है, कभी वो पेड़ है, किसी भी रूप आकार में वो अपनी बात कह पाता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। हम दोनों के साथ सहूलियत ये बढ़ रहा है जी, कि जब हम खाना खाते हुए और टीवी देखते हुए वहाँ पर कोई जो है ना खून बह रहा है, तमाम मतलब ऐसी खबरें हम यहाँ भी क्या कहें है ना कि कितनी तरह की जो है ना खबरें हमें दिन भर में सुनाई पड़ती हैं। लेकिन अब समय ऐसा है कि वो मन जो है ना वो मतलब हमें नहीं लगता कि सभी लोगों का उस तरह से विचलित होता होगा, जैसे कि हमें जो ईश्वर ने वो जो शक्ति दे रखी है महसूस करने की, मुझे नहीं लगता कि वो सभी को वो मिलती होगी, वरना जो है ना इस तरह की चीजें नहीं होती हमारे समाज में जो आज हो रही हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप लोगों की गजलें सुन के जो वाह निकलती है, कोविड टाइम में भी निकली। वो फेसबुक पे आप लोग इतना अच्छा शेयर करते थे, मन की बातें शेयर करते थे, तो ऐसा लगता था, और हर किसी को लगता होगा ये आपने जो कहा ये तो मेरी फीलिंग्स हैं, ये तो मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ, और यही अपनी विजय है। बिल्कुल बिल्कुल, कविता वही अच्छी है जो सुनने वाला जब कहे कि अरे ये तो मतलब मैं भी कह सकता था, और मेरे ऊपर ही गुजरी, और मेरी गुजरी हुई बात को जो मेरे ऊपर भी था उसको इन्होंने कह दिया, मतलब तो ये तो हम भी कह सकते थे, लेकिन वो नहीं कह पाया। इसीलिए तो कवि दृष्टि जो है ना वो कही जाती है कि वो अलग होती है।
तो और वो कुछ जो ही आप लोगों को मिल हाँ जाती जो आप हैं। कह रहे थे ना कि वो अलग अलग रूप है, तो हम दोनों के साथ सहूलियत है कि हम लोग गज़ल मुख्य विधा तो गज़ल है, और गज़ल के अलग अलग शेरों में अलग अलग बात हो, तो एक ही गज़ल में हम लोग, जो आप जैसे कह रही थी कि कहीं हम उस एक गज़ल में कहीं प्रेमी बन जाते हैं, कहीं समाज सुधारक बन जाते हैं, कभी कहीं बुजुर्ग बन जाते हैं, कहीं बच्चा बन जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो जी ये जी जी। सहूलियत और है हमें। अंत में अपनी बात कह के ऐसा लगता है कि मैंने अपना काम कर लिया, बिल्कुल मैंने समाज को जो एक दिशा देनी थी दे दी, बिल्कुल। अब वो चले ना चले वो बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल 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 मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। जी जी। बहुत खूब। तो अब कविताओं और गजलों की बात चल रही है तो कुछ हो जाए, आप दोनों एक दूसरे की कविता या कोई गजल बता सकते हैं जो आपको बहुत प्रिय हो। हाँ बिल्कुल। मैं तो जो है ना, मैं इनका एक शेर सुना देती हूँ कि इस बार जब भी धरती पे, आज का जो समय है उसके हिसाब से उसको जहन में रखिए, और कि इस बार जब भी धरती पे आना ए कृष्ण जी, कि इस बार जब भी धरती पे आना ए कृष्ण जी, 2 चक्र लेके आना भले बांसुरी ना हो। ओहो कि 2 चक्र लेके आना भले बांसुरी ना हो, और याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, वाह, वाजपेयी जी की, कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए, अरे वाह, कि कमाल। मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी रोशनी देते देते। अनेक शेर है जो कि मुझे याद तो है। मुझे इनके शेर याद हैं। अब जाहिर है कि अब जाते हैं साथ, मान लीजिए मुशायरों में पढ़ते हैं या जी। घर पे पहले सुनते हैं, तो याद रहता ही है इनके जी, 2 शेर। जब इन्होंने 2 शेर सुनाए, जी। मैं भी सुनाता हूँ। जी। इनका ममता किरण जी का शेर है स्वागत कि एक रोटी को चुराने की मुकर्रर है सज़ा, वाह, एक रोटी को चुराने की मुकर्रर है सज़ा, मुल्क जो लूट लो उसकी कोई ताज़ी ताजीर नहीं। क्या बात है। ताजीरात हिंद जो हाँ, कहते हैं ना, जी जी। कि मुल्क जो लूट लो उसकी कोई ताजीर नहीं। एक उसमें है कि ये जिनका बहुत सा शेर है कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते। हाँ, कमाल है, खूबसूरत, बहुत सुंदर। और क्या माहौल बनता होगा, मुझे अभी लग रहा है कि अगर हम घंटों बैठे रहे तो यूं ही बैठ सकते हैं और मुशायरा बकायदा चल सकता है, और कहीं भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई कमी नहीं महसूस होती है जब हम मुशायरों में बैठते हैं, हम कविता पाठ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अपने आप को पूर्ण रूप से कहते हैं ना, प्रसन्न पाते हैं बहुत। ये मैं हूँ, ये मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है, मेरा दिमाग एकदम शांत है, मुझे मेरी मेडिसिन मिल गई। नहीं देखिए ना, वैसे भी जब आप ये जब कविताएं पढ़ते हैं सुनते हैं, तो सचमुच में आप उस समय कभी भी आप कभी समय अच्छा जहाँ पे कविता सुनाई जा रही हो, जब आप उसमें बैठते हैं सुनते हैं, तो आप जो बाहर जो कुछ हो रहा है ना वो सब भूल जाते हैं। भले आप मतलब अपने परिवार को भी भूल जाते हैं, आप समाज में और अगल बगल आपके क्या कुछ हो रहा है सारा कुछ भूल करके आप सिर्फ उस समय अपने भीतर की यात्रा कर रहे होते हैं। जो कवि सुना रहा होता है आप उसके साथ साथ चलते हैं, और सिर्फ आपको बस वो ही याद रहता है, उसी में ही आप डूबे हुए होते हैं। और कितनी जिंदगियां जी लेते हैं हम इस बहाने। जी, हर उस शब्द के साथ आप कितनी जिंदगियां जी लेते हैं जो वहाँ पर पढ़ा जा रहा होता है सुनते हुए, या आप खुद पढ़ रहे होते हैं। और अब दुर्भाग्य है कि अब इस तरह के जो कवि सम्मेलन हैं, जो मुशायरों में तो फिर भी अभी बचा हुआ है, जो कवि सम्मेलन है वो बहुत, वहाँ से कविता जो है वो गायब होती जा रही है ना। ये दुखद है। हास्य जो है ना, हास्य भी हमको कई बार जो है ना ऐसा लगता है कि ये तो मतलब 60-70 साल पहले के जो चुटकुले हैं ना वो ही हमें बस दोहराए जा रहे हैं। तो वहाँ से जनता जो है ना वो क्या लेकर के जाएगी? वो संवेदना और वो जो उसको चाहिए वहाँ पर, जो खुराक उसको चाहिए, जो दिमागी खुराक उसको वहाँ पर चाहिए, वो उसे वहाँ नहीं मिलती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे जो है ना, और पहले होते भी थे, रात भर कवि सम्मेलन चलते थे, है ना, और कोई ज़्यादा हमारे पास साधन नहीं थे, है ना, मनोरंजन के और उसके किसी भी चीज़ के। तो ये गाँव से लोग आते थे, बैठते थे, पूरी रात कवि सम्मेलन और बड़ी मर्यादा में रहकर। जी, आजकल जैसा आप कह रहे हैं कि व्यंग भी करना है तो मर्यादाओं को पार कर चुके हैं वो। ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये मेरी संस्कृति नहीं है, ये मेरी भाषा नहीं है। हम तो, हमारी भाषा हिंदी इतनी खूबसूरत है, अपने आप में इतनी प्यारी और इतनी मीठी है कि जितना लिखा जा सकता है, जितना कहा जा सकता है कम है, लेकिन हम उसे छोड़कर अब इंग्लिश पे आ चुके हैं
और अंग्रेजी के शब्द डाल रहे हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ पर वो थोड़ा फूहड़ता आ जाती है या व्यंग कुछ अलग लेवल का, उन सब से मतलब मेरा तो यही कहना है कि भाई उस सब से जो है ना बचना चाहिए, है ना। बिल्कुल जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप वो फूहड़ शब्दों को डालोगे आप तभी आपकी जो है ना कविता या जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप क्रिएशन कर रहे हो, वो उसको सुना जाएगा और सराहा जाएगा। बिना उसके भी तो आप जो है ना फिर आप किस बात के जो है ना वो कवि कहेंगे खुद को, मतलब क्रिएशन जो कर रहे हैं वो किस बात का कर रहा है ना, अच्छी बातों का ही तो क्रिएशन जो है ना वो करना है। बिल्कुल। ममता जी जो बातें बता रहे, मैं तो उनका साक्षी हूँ, क्योंकि मैंने 1974 पहला कवि सम्मेलन वहाँ से शुरुआत की थी, MSc प्रीवियस में जब था, तो मैंने तो वो कवि सम्मेलन देखे हैं जहाँ मेलों में कवि सम्मेलन है, दूर दूर के गांव से लोग बैलगाड़ी लेके रात रात भर कविता सुनते थे। तो मैंने वो, और होता ये था कि सुबह 4:30 बजे जो आयोजक है वो आया कि भाई अब इसको ख़त्म किया जाए। 3 चक्र चलते थे, 3 राउंड, कविताएं सबने सुनाई, फिर एक दूसरा राउंड शुरू हुआ, फिर दूसरा भी ख़त्म हुआ तो तीसरा शुरू हुआ। तो अब सुबह 4:30-5 बजे वो आए तो बोले नहीं नहीं, गांव पब्लिक कह रही है, पगड़ी बांधे बैठे हैं गांव के लोग। हमें लग रहा है जब मैं नया था, मतलब जब मैं क्या कि भाई ये गज़ल कैसे समझेंगे, अरे उसको खूब समझते। फिर नहीं चलने दीजिए, फिर सूर्योदय के बाद वो समाप्त होते थे। तो वो हमने दौर एक्चुअली देखा है। जैसे हास्य की आप बात करें, हास्य से कोई बुराई नहीं, हास्य रस है, लेकिन कविता, हास्य कविता लिखना बहुत कठिन है, लेकिन हास्य कविता नहीं होती, उसकी जगह उसमें फूहड़ता है या चुटकुलेबाजी है, मस्खरेबाजी है, तरह तरह की आवाज़ें बिगाड़ते हैं, क्या क्या करते हैं, तो वो उस पर आपत्ति है। अगर हास्य आप में दम है तो हास्य कविता लिखिए और लोगों को हंसाइए, पर नहीं पहले आप 50 चुटकुले सुनाएंगे, फिर एक कहीं कविता की कुछ फुलझड़ी छोड़ दी, उस हल्की फुल्की तुकबंदी कर दी, वो तकलीफ की बात है। हास्य भी आपको जो है ना वो झकझोर सकता है, आपकी संवेदनाओं को जगा सकता है, पर ऐसा हास्य आप हंसते हंसते रो पड़ते हैं, रोते रोते हंस पड़ते हैं, रोते रोते हंस पड़ते हैं, तो ऐसा हास्य जो है ना वो लिखा तो जाए, सही है ना। और ये तो देश ऐसा है जहाँ पे आज़ादी भी हमें कविताओं के बल पर मिली है, गीतों के बल पर मिली है। जो अंदर से हमारे लिए भारतीयता जो उठती है वो पहले कविता के माध्यम से ही जुड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। हमने इतनी बड़ी बात कही आपने, देखिए जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, उस समय की जो स्थिति है, यानी राजे महाराजे होते थे सब अंग्रेजों की तरफ, अपवाद छोड़ दीजिए, और पूरा देश में जो है जो इंटेलेक्चुअल थे वो अंग्रेजों के साथ थे। उन्होंने हमें तो रेल दे दी, हमें डाक दे दिया, हमें ये दे दिया, हमें सब दे दिया। तो अब गांव, बाकी जो आम जनता थी वो गांव की तरफ, मतलब गांव में थी, निरक्षर थी, और एक बड़ा तबका था जो अंग्रेजों के साथ इसलिए खड़ा था कि इन्होंने हमारे मुस्लिम राज से मुक्ति दिला दी। बचा कौन लड़ता। तो ये कविताएं थी, क्योंकि ना उस वक्त रेडियो तो अंग्रेजों का था, अखबार साक्षरता थी नहीं, अखबार पत्रिकाएं थी नहीं, उस तरह का उनका प्रभाव नहीं था। कौन था? कविताएं थी, लोकगीत थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई की चेतना गांव-गांव में जगाई। तो ये बात आपको बधाई देता हूँ, बिल्कुल सही बात है। बहुत धन्यवाद। भगत सिंह ने जब कहा कि मेरा रंग दे बसंती चोला, तो ना केवल उन्होंने खुद का बसंती चोला चुना, आज भी जब वो गाना 15 अगस्त 26 जनवरी को चलता है तो हर बच्चा यही कहता है। नहीं, और अब कैसा रोमांच होता है, हम उसके समय के साक्षी नहीं है, लेकिन जो है ना वो सुन के ही हम उस समय की कल्पना कर लेते हैं, और मतलब एक एक जो है ना बिल्कुल रोमांचित हो जाती है। राज कपूर की मूवी का एक लाइन याद आ रही कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो हमें, और आपने तो वो अनुभव किया है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करना विदेशों में जाकर बहुत सम्मान की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साहित्य तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़रूर उसके लिए एक अलग से स्पेशल इंटरव्यू हम आपका रखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ मन की बात के बारे में। इतनी अच्छी शुरुआत, जैसे हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है बातों बातों में, मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरुआत की उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, और आपने उसे इस तरह से सजो दिया कि जनमानस तक अपनी बात पहुंचाना बड़ी आसान सी बात लगने लगी, और जो पहले कभी हुआ नहीं हिंदुस्तान में। उस बारे में कुछ बताइए। नहीं, उसमें मैं तो एक मात्र भाई चलिए उसका जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि अगर कुछ गलत हो जाए तो गर्दन किसी कटनी है पर बहुत बड़ी बात है। तो उत्तरदायित्व मेरा था, चले संयोजन का था, बाकी तो जी। पर ये है कि मन की बात के आने के बाद कम से कम पता नहीं 70-80 हज़ार से ज़्यादा तो चिट्ठियाँ आती थी। कमाल। तो हमें उसके लिए पूरा एक अलग से
ने बहुत विशाल एक हॉल जैसा लेना पड़ा, बहुत सारी अलमारियां खरीदनी पड़ी, बहुत सारे लोग लगाने पड़े, क्योंकि वो सारी चिट्ठियों को रजिस्टर में दर्ज करना। और अब वो लिखने वाले तो 2-2 पेज की चिट्ठी लिख रहे हैं भावुकता में आके, मन की बात कर रहे हैं। हाँ जी। अब उसमें से क्या मुद्दा, असली मुद्दा क्या है, तो उसकी एक समरी बना के फिर शीट बना के फिर वो पीएमओ में जाती, तो बहुत बड़ा काम था, बड़ी जिम्मेदारी तो ये जी है। बस ये हुआ कि उससे एक रिवाइवल हुआ रेडियो का, और रेडियो फिर से, क्योंकि वो सिर्फ आकाशवाणी के लिए होता था, उसका ऑडियो लेके फिर दूरदर्शन वाले उसको करते थे, फिर और चैनल में जो भी करते थे, लेकिन मूलतः यानी वो सिर्फ आकाशवाणी के लिए कार्यक्रम था। ये सबसे बड़ी बात तो ये बहुत बड़ी बात जी। है। और क्या सच में इतनी, जैसा आप कह रहे हैं कि हजारों की तादाद में चिट्ठियां आती थी, या क्या वो प्रॉपरली पढ़ी जाती थी? अब नहीं, अब वो एक अलग बात है। वो हमारी तरफ से तो वो सब जाती तो नहीं, उसका वो तो संभव नहीं होता। हाँ कि वो, लेकिन हाँ वो चीजें पहुंचती थी वहां तक, तो जाती थी। वो पूरी शीट बन के कि किस कौन मतलब उसका नाम, पता, और चिट्ठी में क्या कोई सवाल है या कुछ है, तो वो होता है कि अब किसी ने, अब कोई बुजुर्ग था बेचारा, वो उसको वो लगा कि मतलब एक कोई देश में बड़ा काम हो रहा है, 10 रुपए बेचारे ने लगा के भेजे, गरीब आदमी था, गरीब आदमी पिन लगा के कि अब हम किसी काम में आ जाए आपके, तो ठीक है, वो बाद में वो लौटाया गया होगा, जाहिर है कि हाँ नेचुरली। लेकिन आप उनकी भावना देखिए, 10 रुपए लाखों होते हुए कोई बेचता नहीं। भावना और ये संवेदनाएं जो है ना, वो कहाँ पे हो सकती हैं, हम सब समझते हैं इस बात को, कि वो कैसे परेशान रहता है कि हमारे देश का विकास हो। 10 रुपए लेके भी आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। नहीं, उसमें और लोग थे वो कि उससे प्रेरित हो गए कि भाई हमने ये काम शुरू किया, हमने ये शुरू किया, तो कोई ना कोई अलग अलग तरीके से लोगों ने जो है वो अपनी जो है भावनाएं वो व्यक्त करते थे। तो वो जो जनता का प्यार था वो बहुत जो है वो एक अनुभव, अलग तरह का अनुभव था। और बहुत अच्छा अनुभव है कि इतनी सारी एक बार फिर से रिवाइव हो गया रेडियो। हाँ बिल्कुल। नहीं देखिए, रेडियो का मसला ये है कि देखिए, पहले जब दूरदर्शन आया जी, तो रेडियो की उसमें गिरावट आई श्रोताओं में, और जो रात में जो प्रोग्राम होते थे, नेशनल प्रोग्राम जो सबसे महत्व के थे, तो उनकी जो है ना, अब चूंकि उसी टाइम पे सीरियल आते थे दूरदर्शन पे, तो वो फिर सुबह शिफ्ट किए गए, और एक दौर आया थोड़े साल के लिए, लेकिन जैसे ही एफएम आया तो वो सारी चीजें बदल गई फिर से। एफएम की वजह से जो क्वालिटी बदली और लोकप्रियता बढ़ी। अब मेरे टाइम की बात है जब हमारे एफएम चैनल से सोनी टीवी के और स्टार टीवी के विज्ञापन आते थे, हमारे एफएम पे आते थे, तो आप हमारी समझ सकती हैं। तो वो हुआ। लेकिन हाँ ये सच है कि जब ये मन की बात आई तो एक और नया तरह का एक जो है ना, उसमें ऐसे पूरे हिंदुस्तान से लोग जुड़े, तो और लाखों लोग जुड़े, तो ये एक बड़ी बात थी, एक नई क्रांति की तरह ये सामने आया। बिल्कुल जी। आपने एफएम गोल्ड की भी मैं जिक्र करना चाहूंगी कि आपने शुरुआत की एफएम गोल्ड की, और जो बहुत ही लोकप्रिय चैनल है और लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं काफी अरसा, कुछ समय जिंदगी का मैंने गाँव में गुजारा है, और वहां पर एफएम गोल्ड को ऐसा समझा जाता है कि लेडी बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है और चल रहा है रेडियो, कि मतलब इतना प्रेम मैंने देखा है। और उसमें जो कमर्शियल एड्स चलती हैं वो रटी हुई होती हैं बच्चों को, क्योंकि छोटे शहरों में एक बहुत बड़ा सहारा है रेडियो, जहाँ पर नेटवर्क की इश्यूज हैं, हर जगह टीवी नहीं है, वो रेडियो के सारे जिंदगी निकाल लेते हैं। जी। आज भी हमारे देश में ऐसी कई जगह हैं। वो ही कह दे कि हमारे जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, है जी, ना? तो वो भी बस रेडियो सुनते रहते हैं, एक जो ना साइकिल और उस पे लटका हुआ रेडियो। चाहे गाँव में देख लो, मतलब हमारे चाहे खेती करने वाले हो, चाहे काम करने वाले हो, यहाँ शहरों में भी जो मतलब ये मकान वगैरह बनाते हैं, वो मैंने देखा है कि वो जो है ना, बचपन में मैंने देखा है बुजुर्गों को खाट के नीचे अपना रेडियो रखा और सो गए, खबरें चल रही हैं, और उनको पूरी जानकारी होती थी कि देश में क्या हो रहा है। बहुत बड़ा माध्यम है। मैं जम्मू कश्मीर में था जब, तो आप सोचिए कि वहाँ बोलियों में कार्यक्रम होते हैं जी, और वो अगर आकाशवाणी नहीं होती तो बोलियां खत्म हो जाती। तो अब वो ऐसे दूर दराज के जो इलाके हैं, अब वही उनसे बात होती, वहाँ हमारा स्वागत ऐसे होता था कि वो जैसे मतलब कोई फिल्म स्टार आ गए हो या क्या हो, क्योंकि उन्हें अगर वो एक तो बिजली नहीं की समस्या, बिजली है तो फिर वो अगर चलाए भी तो उनके मतलब को कुछ नहीं होता, वो क्या करें आपके चैनलों का,
बात ये है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके मतलब के जो चीज़ें हैं वो उनको आकाशवाणी से और रेडियो से मिलती हैं। तो ये आप जो कह रहे हैं वो सच बात है कि भारत इतना विराट, इतना विशाल है कि वो रेडियो तो मतलब उसके कार्यक्रम तो रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। जी जी। रेडियो, ये भी हाँ बात जी, है कि रेडियो में कार्यक्रमों की जो बनावट है ना वो भी इतनी तरह की है। देखिए महिलाओं के लिए अलग प्रोग्राम हो रहा है, जी जी बच्चों जी, के लिए अलग प्रोग्राम हो रहा है। बच्चे जो है वो मतलब बिल्कुल बहुत अपने शुरुआती दौर से जो है ना वो इस माध्यम से जुड़े, उनकी प्रतिभा का विकास हो। तो देखिए मतलब 3 साल 4 साल के ऊपर के बच्चे जो है ना वो रेडियो में जाते रहे हैं। अभी आजकल पता नहीं मुझे होता है कि नहीं होता है ये कार्यक्रम। तो वहां से जो शुरुआत बनती है फिर वो ही बड़े मतलब आगे चल करके आगे बड़े चलकर, कलाकार बनते हो करते। तो बिल्कुल। और आज भी हम देखते हैं कि जो बहुत बड़े हमारे कलाकार जो है ना वो यही बताते हैं कि हमारी शुरुआत तो रेडियो से रेडियो से हुई। और मुझे क्योंकि रेडियो ही ऐसा आपने माध्यम मेरा था। बचपन याद दिला दिया कि हम दयावती में थे, मेरठ में, और हमारे स्कूल की तरफ से दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम जाना था जो बच्चों को कलेक्ट करके लेकर गए हमें, और जिसमें मैं भी गई। तो एक याद है कि हम वहाँ गए थे और ऐसे घूर घूर के हम देख रहे हैं कि ये क्या है, कैसे है। गाना गाना था और उसके बाद एक क्विज कंपटीशन था, तो उसमें हमें ऑडियंस की तरह बिठाया गया सब। हमने वो ज़्यादा शायद अटेंड नहीं किया और हम आ गए। तो थोड़ी थोड़ी यादें हमारे दिमाग में आज भी हैं। तो ये चीज़ें होती हैं और बच्चों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और मुझे याद है कि बहुत सारी कविताएं जो हैं और गाने, जो फिल्मी गाने हैं, एक्चुअली बार बार रिपीट तो बड़ा मुश्किल होता था एक ज़माने में, तो आप रेडियो पे ही सुनते थे और अब वेट करते थे काश मोहम्मद रफ़ी का आज ये गाना आ जाए। तो फरमाइशें लिख करके लोग भेजा करते थे कि ये गाना सुनवा दीजिए। कितना क्रेज होता था उस समय, है ना। और उसमें तो बहुत सारी, वो कौन सा जो वो है कि बहुत ही फेमस कौन सी तलैया, झुमरी तलैया झुमरी तलैया से नहीं जानते लेकिन हम रेडियो में सुन करके जान गए कि प्रिंट झुमरी करा तलैया रखे जैसा थे। कुछ वो है। जी जी, लोगों ने जहाँ से इतनी फरमाइशें आती हैं। लोगों ने प्रिंट करा रखे थे पोस्ट कार्ड। अच्छा। तो उसमें बस फिल्म का नाम तो उन्होंने भर दिया, गाने के बोल लिए वो। तो वो हर महीने सैकड़ों चिट्ठियां वो मतलब वो रखते थे खरीद खरीद के, और हर दिन दर्जनों चिट्ठियां एक ही बंदे की हर दिन वो मिलती थी। कितना भाई वो, और एक आध से इंटरव्यूज वगैरह उस तरह के भी हुए हैं लोगों के। उन्होंने कहा भाई हम ना सिगरेट पीते हैं ना हम ये करते हैं, हमारे तो भाई यही शौक है, तो हम फरमाइश सुनते हैं। और अपना नाम रेडियो पे सुनना एक बहुत बड़ी बात, इतनी बड़ी बात होती थी। जी जी जी। आपने वो अनुभव जिया है और कितनी खुशी मिलती होगी कि ये शुरुआत मैंने की। नहीं वो ये तो आनंद, देखिए क्या है कि ये मतलब एक आकाशवाणी दिल्ली के डायरेक्टर के नाते तो वो फोन कहाँ से आ रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त। अरे भाई ये मतलब परिचित थे, बड़े अजीज थे। तो ऐसे कैसे हो गया, कुछ मतलब गलत हो गया, बोल दिया किसी ने, तो वो भी, और कहीं चांदनी चौक के किसी ढाबे से भी आ रहा है फोन कि वो अनाउंसर ने रफी का गाना मुकेश का क्यों बता दिया। तो मतलब वो श्रोताओं की दुनिया, हाँ, तो ये जो श्रोताओं की दुनिया है वो बहुत अद्भुत है। वो हमारे उसके भी हमारे पास सैकड़ों मतलब बहुत दिलचस्प अनुभव हैं, बहुत अनुभव कि वो मतलब वो एक अलग आनंद है बस उसमें जो है ना। और जो एक दफे जिसको रेडियो की दीवानगी हो गई, वो चैनल उस पर नहीं फर्क पड़ता, वो बिल्कुल उसी तरह से मतलब बाकायदा उन्होंने श्रोता संघ बना रखे हैं, बाकायदा वो उत्सव मनाते हैं हर साल को जोड़ के। तो वो एक रेडियो के श्रोताओं की जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है, वो दीवाने हैं रेडियो के। जी जी जी। आपने इतना जो एफएम गोल्ड के साथ जुड़ाव रखा होगा तो बहुत सारी तब्दीलियां भी की होंगी और बहुत सारे चेंजेस लाकर अपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे कि देखते हैं श्रोताओं को क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपका बहुत फेवरेट? नहीं देखिए, वो तो ये जितने यहाँ पे चैनल हैं जी, मतलब 2015 में रिटायर तब तक की मैं बता सकता हूँ, सब कुछ दर्ज है कंप्यूटर में। तो जो भी यहाँ पे एफएम चैनल चलते हैं 10-11, जो उनमें सबसे नंबर 1 था एफएम गोल्ड चैनल। बिल्कुल, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला, सबसे ज्यादा लोकप्रिय। और उसकी जो मतलब अब ये जो जब चैनल शुरू होना था तो इसका जिम्मा दो, उसकी जितनी प्रोग्राम डिजाइनिंग की 24 घंटे कौन सा प्रोग्राम चलेगा क्या है, वो सब मतलब जाहिर है कि अपने सब टीम के साथ वो मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो और हमेशा हर ये कोशिश रहती थी कि भाई हर कार्यक्रम बिल्कुल उसका स्टैंडर्ड बना रहे और उसमें अच्छा संगीत जाए, अच्छी बातें जाए। तो वो ये तो बहुत सारे ऐसे, अब किसका हम जिक्र करें, करीब करीब एक लोकगीतों का कार्यक्रम जो मैंने जानबूझ एफएम में इस तरह की चीज। एफएम का मतलब है कि आप बहुत हल्की फुल्की चीजें लाइए, बहुत पब्लिक को जो वो, पर नहीं, हमने तो उसमें लिटरेचर का प्रोग्राम चलाया और खूब बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। बाद में हमारे
जो तब मैं डिप्टी डायरेक्टर था, जो डायरेक्टर आई उन्होंने फिर बदला दिया, वो अलग बात है। खैर, लेकिन जैसे किसी जगह के बारे में बताना, वो भी बहुत पॉपुलर था। लोग जानना चाहते हैं, जो है ना, जैसे दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल डिस्कवरी चैनल उस तरह के हैं। तो ये अब मैं जो 24 घंटे के चैनल हमारे हैं, अब भक्ति से शुरुआत कर लीजिए, वहां से भजन सुनने वाले कितने, तो ये कहना बहुत कठिन है कि कौन सा ज्यादा वो था। और जैसे कोई विशेष कार्यक्रम हो गया, जैसे जगजीत सिंह साहब की जैसे जब उनकी डेथ हुई, अब वो एक स्पेशल प्रोग्राम जैसे कि उस वक्त तो यानी ऐसे इतने ईमेल, इतनी वो क्योंकि अब उसमें साधन आ गया ना, इतने SMS, ये सारी चीजें आ, पहले तो पोस्ट कार्ड चिट्ठियां ही आती थी। तो वो करीब करीब हर कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय था। और उसमें चाहे अब गज़लों का प्रोग्राम था, उसकी अपनी लोकप्रियता है, जिसकी जो तरह तरह के जो कार्यक्रम है, अंदाज़े बयां, क्या बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि और बोलने का तरीका, अंदाज। रात का जो 10 बजे वाला कार्यक्रम था, 10 गाने, उसकी अपना एक वो था। फिर 11 बजे रात का शो था, उसका अपना, मैंने कहना कठिन है कि भाई ये ज्यादा लोकप्रिय था और ये कम लोकप्रिय था। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी अभी पिछला इंटरव्यू हमारा नीरज शर्मा जी के साथ हुआ, तो मैंने उनको कहा कि आपका वो कमर्शियल सोना ही सोना, सोना हवाई चप्पल बच्चों के जबान पे था और हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे। तो छोटी छोटी बातें बचपन के रेडियो से जुड़ी हुई हमारी मेमोरीज हैं, हमारी यादें हैं जो हम संजो कर रखते हैं। आपने मन्ना डे साहब, आशा भोसले जी, इन सब के साथ इंटरव्यूज़ किए, मुलाकात की, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। करतार सिंह जी के साथ भी जो आपकी मुलाकात रही, बहुत ही मुझे लगता है यादगार रही होगी। आशा भोसले जी के साथ अच्छी रही होगी। मन्ना डे साहब, क्या बात है, क्या आवाज़ है। तो यूँ तो रेडियो में ही उनकी आवाज़ सुनना अपने आप में एक बहुत प्रिय चीज़ है, लेकिन आप रूबरू मिल चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, इंटरव्यू कर चुके हैं, कैसा अनुभव रहा? मैंने वो देखिए, हम गए तो यही था कि भाई 31 दिसंबर का कार्यक्रम है, थोड़ा सा कोई उनको जो होता है ना, जैसे भाई वो क्या रेजोल्यूशन ये सब के लिए जाते हैं। लेकिन जिसके यहाँ गए, मन्ना डे साहब के यहाँ गए, तो वो जाते तो इसी के 5 मिनट का इंटरव्यू करना है। काहे के 5 मिनट, कोई 1.5 घंटे लगे, कहीं 1.25 घंटे। अब वो ऐसा बन जाता था बातचीत का सिलसिला। खयाम साहब के यहाँ गए तो वहाँ 2.5-3 घंटे लग गए। मतलब हम गए होंगे और वो रात के 11 बजे वहाँ से निकले हैं, करीब करीब वो 8 बजे, करीब 8:30 बजे पहुँचे होंगे। तो जहाँ भी गए इतने प्यारे लोग, मतलब इतना हम ग्लैमर से सुनते हैं, हमें तो ये लगता है वो आसमान से उतर के आते हैं, लेकिन इतने प्यारे लोग, इतने मीठे लोग। रवीन जैन साहब, उनके घर पे उनकी पत्नी नहीं थी, नौकर भी नहीं था उस वक्त, जो भी है, अब अकेले थे बेचारे। ओ फिर जो बातचीत का सिलसिला, नहीं आप खाना खा के जाओ जी। तो मतलब जितने लोगों से मिले, मैंने इतना अद्भुत अनुभव थे वो। संगीत की महफिलें लगती होंगी, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन। इतना असल में, हाँ नहीं, वो असल में रहता था कि भाई मन्ना डे के यहाँ से निकलेंगे तो फिर वहां जाना, क्योंकि थोड़े सीमित टाइम के लिए हम गए हैं, मान लो 4-5 दिन के लिए गए हैं, उसी में सारे इंटरव्यूज लेके आना है, तो उतना नहीं वक्त नहीं होता। तो भी मतलब ये हो जाता था। मन्ना डे साहब के यहाँ गए, अब देखिए वही कि उनके यहाँ से तो यही था कि भाई आधा घंटा बैठेंगे फिर चले जाएंगे वहां पे। अब वो बातचीत में तो 1-1.5 घंटा निकल गया। मैंने कहा अरे मुझे तो खयाम साहब के इतने बजे पहुंचना था ऊपर, तो वो कहीं नाराज ना हो जाए, उन्होंने तुरंत फोन घुमाया, अरे खयाम भाई ये वाजपेयी जी दिल्ली से हमारे साथ बैठे हैं। अच्छा, जब निकलने का वक्त आया, बोले कैसे जाओगे? मैंने कहा कुछ ले लेंगे बाहर, टैक्सी वैक्सी। अरे यहाँ कुछ नहीं मिलने का, अरे वो बहुत पॉश इलाका था, वहीं अमिताभ बच्चन भी रहते थे। बोले यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, उनका ड्राइवर जा चुका था। भाई खुद गाड़ी निकाल के खयाम साहब क्या छोड़ के आए। तो ऐसे ऐसे मतलब वो अनुभव की दुनिया बिल्कुल अलग है, बहुत आनंद। आपका अपना डेडिकेशन है आपकी कला के प्रति, और आपका जो जुड़ाव है ना, वो मैं अनुभव कर सकती हूँ। साथ जो इंसान बैठा होगा वो अनुभव कर पाएगा कि क्या हो रहा है, कितना मधुर भाषी इंसान है और अपनी कला के लिए कितना समर्पित है। और म्यूजिक लवर हैं आप, क्या गाते हैं, और अगर किसी सिंगर के सामने बैठेंगे तो क्या मजा आने वाला है। तो कुछ सुना दीजिए आज। नहीं, क्या सुनना चाहती हैं बताइए? जो आपको पसंद। गाना सुनना चाहते? गाना सुनना चाह रहे? गाना, गजल, कुछ भी आप सुनना चाहें। मैं वो चूंकि ऐसे सीधे सीधे वो नज्म सुना देता हूँ आपको। जी जी जी। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे
कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। क्या बात है, बहुत बहुत क्या माहौल बना दिया, बहुत खूबसूरत। और इसी से पता चलता है कि आपकी चॉइस कितनी अच्छी है, संगीत को कितना आप दिल से चाहते हैं, कितना करीब है। अंत में आपसे मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जीवन के उतार चढ़ाव, अभी तो हमने बहुत खूबसूरत बातें की, बहुत मीठी बातें की, कुछ दर्द, कुछ ऐसे लम्हे जो ज़िंदगी में हमें कुछ सिखा जाते हैं, वो बताइए। और क्या पैगाम आप देना चाहते हैं जनता को जो आपको आज सुन रही है? नहीं, वो बहुत सारे, बहुत तरह के हैं वो मतलब ऐसे ऐसे कि आप कहीं ना कहीं वो मतलब कुछ और ही सोचने लग जाए, सुसाइड तक पहुंच जाए। वो होता है जीवन में, मतलब फ्रस्ट्रेशन तरह तरह के होते हैं। और घर में मेरे जैसे जीवन की पूरी धारा ही बदल गई। मेरे जो जीजा जी थे, उनकी अस्थमा मृत्यु हुई, तो उनका बहन का परिवार भी हमारे साथ फिर आ गया। तो वो जो हमने जो सोचा था, लकीर मतलब जो सोचा था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, उसकी वजह से बजाय मतलब कुछ और धारा बदली, फिर जॉब दूसरा लेना पड़ा हुआ। तो वो जीवन में बहुत सारे मोड़ इस तरह के आए हैं और हर एक के उसमें आते हैं। लेकिन ये है कि बस उनसे हमें जूझना होता है और पार निकलना होता है। जीवन चलने का नाम, जी बिल्कुल, चलते रहो, सुबह हो शाम। बिल्कुल। आपसे मुलाकात करके, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक अंतिम संदेश आप साहित्य प्रेमियों को ज़रूर दीजिए, रेडियो प्रेमियों को ज़रूर दीजिए, जो आप दोनों कहना चाहते हैं। पहले आप। साहित्य जो है ना, हमारी जो आजकल की जो ज़िंदगी है, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इसमें ज़रूर हमें पठन पाठन से जुड़ना चाहिए। और जो लिख रहे हैं उनके लिए ये है कि वो खूब सारा पढ़ें भी और लिखें भी। अब छपने छपाने की तो कोई समस्या है नहीं कि आप जब चाहे तब आप उसको लिख करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। और लेकिन जो वहाँ पर जो कमेंट आते हैं उससे आपको जो है ना लगता है कि हम तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं और हम तुरंत 2 दिन में स्टार बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। और उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे कवियों को, अच्छे साहित्य को आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा जो है वो लिख भी पाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब जी। और मैं ये कहूँगा कि देखिए, मैं आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो सितारा बने हुए, स्टार बने हुए हैं, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का भी, वो बिल्कुल एक सामान्य युवक की तरह, सामान्य किशोर की तरह या सामान्य एक लड़की की तरह से हमारे पास आए रेडियो में। ये ठीक बात है कि सिवाय एक सरकारी तरीका होता है, एक ही होता है कि आपने कोई टैलेंट देखा, आपने उसको प्रोत्साहित किया, आपने उसको मंच दिया, थोड़ा गाइडेंस दे दी। तो ये मेरा सौभाग्य, ईश्वर ने मुझे जब इस काम के लिए भेजा था तो मैंने ये काम बहुत किया है। तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं कि जो लोग जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की, बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, वो कोई बहुत उनको स्वर्ग से स्पेशली भेजा, ऐसा नहीं है। नहीं है। और
एक बिल्कुल तुकबंदी करने वाला आज बहुत बड़ा साहित्यकार, नाम नहीं लूंगे, ऐसे एक आधा नहीं, बहुत सारे हैं। बहुत से हैं। इसी तरह कोई सिनेमा में चमक रहा है, कोई किसी संगीत की दुनिया में चमक रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँ कि सबके भीतर कुछ ना कुछ टैलेंट है। हम उसे पहचान पाते हैं या हमारा परिवार पहचान पाता है, नहीं पहचान पाता है, वो देखने की जिम्मेदारी है। तो सब में टैलेंट है और उसको बाहर लाने की उसके लिए की ज़रूरत है। कोई भी कामयाब हो सकता है, मैं ये गारंटी देता हूँ, कोई भी सफल हो सकता है। और एक जो बात में, बहुत जगह जगह व्याख्यान वगैरह ये सब होते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में ईश्वर ने हमको जो जितना कुछ मतलब मस्तिष्क दे के भेजा, दिमाग दे के भेजा है, हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। 1-2% भी नहीं कर पाते पूरी ज़िंदगी में। बिल्कुल। और 98%, 99% वो सारा जल जाता है या दफन हो जाता है। तो बस उसको अगर हम इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, मतलब हर समय किसी भी उम्र में हो, कहीं भी हो, कोशिश भाई, अब अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है, वो सिवाय टेक्स्ट बुक उसके बजाय और भी कुछ पढ़े, और भी कुछ सीखे, और भी कुछ जाने, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए, अपनी हॉबीज़ को आगे लाइए, तो वो आपको मदद देंगे, आपकी पर्सनालिटी निखरेगी, आप बहुत अच्छे और खुद भी बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। और आखिरी बात सिर्फ इतनी है कि हिंदुस्तान जो है ना, ये जो है गौतम बुद्ध का देश है, महावीर स्वामी का देश है, गुरु नानक का देश है, गांधी जी का देश है। यहाँ पे अभी जो माहौल चल रहा है भाई, प्रेम को मत जाने दीजिए, प्रेम बढ़ाइए, घृणा को घृणा से देखिए, भगाइए घृणा को भगाइए, और हिल-मिल के रहिए। और हमारी जो सदियों की एक मिली जुली जो हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसको बना के रखिए, बस इतनी सी कमाल की बात, कमाल का संदेश। और मुझे कि जो मतलब मैं इसमें अपनी बात पे जोड़ना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं जो हैं वो बहुत जो है ना आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ घरों तक ही सीमित हैं और सिर्फ रोटी चूल्हा चौका में ही जो है ना वो सिमट के रह गई हैं। और लेकिन उनके भीतर, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो भी अपने भीतर के टैलेंट को पहचाने और जब उनको समय मिले तब अपनी उस टैलेंट को जो है ना, हाँ, वो सामने लेकर के आए, उसको जो है ना फिर से रिवाइव करें। बहुत, क्योंकि महिलाओं के साथ होता है ये कि जैसे ये वाली पारिवारिक वाली जिम्मेदारियाँ आती हैं शादी के बाद, तो सब कुछ उनसे छूट जाता है, भूल ही जाती है कि मैं कहाँ हूँ, है ना, अपना नाम तक भूल जाती हैं। तो उनसे मेरा यही कहना है कि ज़रूर अपने उस टैलेंट को जो है ना वो जब भी समय मिले उसको लेकर के सामने आए, उसको फिर से रिवाइव करें। खाली घर में बैठ करके समय क्यों बर्बाद करना। एक बार फिर मैं अंत भी निदा फाजली साहब से ही करूंगी कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने, क्या बात है, सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। बस यूं ही कट जाती है जिंदगी। कुछ लोग मुकाम तक पहुंच पाते हैं और कुछ सोचते रह जाते हैं कि जहाँ मोड़ मिल गया बस चलते चलो, लेकिन अगर चलते रहे तो ज़रूर एक दिन मंजिल मिल जाएगी। और आज का प्रोग्राम मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे स्वयं बहुत कुछ सीखने को मिला है वाजपेयी साहब से, ममता किरण जी से। आप भी अपने जीवन में इसी तरह की किरण लेकर आ सकते हैं जब आपके अंदर भी आत्मविश्वास होगा, अपनी मिट्टी से प्रेम होगा, अपनी जड़ों से लगाव होगा, अपनी संस्कृति से प्रेम होगा। तो यूं ही देखते रहिए बातों बातों में और जानते रहिए अपने अंदर की बातों को कि आपका अंतर मन आपसे क्या बात कह रहा है, क्या कहना चाहता है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत आभार आपका, और जो भी इस कार्यक्रम को देखें सुनेंगे उनका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत